जी सर, देखिए जैसे हम ये बात करें पाकिस्तान को इस वक्त, हम हमेशा ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है। हमेशा हम सुनते आ रहे हैं जब बचपन से कि जो भी हुकूमत आती है, जो भी होती है, यही एक आवाज आती है कि बहुत नाजुक मोड़ से हम गुजर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सही मानों में अगर कोई नाजुक मोड़, पहले तो कुछ ऐसा नहीं होता रहा, सिर्फ कहा जाता रहा, लेकिन सही मानों में नाजुक मोड़ और नाजुक दौर जो है वो ये आया है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ हम कहते हैं कि कुछ दिन पहले जो एक हाई लेवल ब्रीफिंग हुई थी, उसमें जो आर्मी चीफ के अलावा जो भी रियासती ओहदेदार हैं और इसके अलावा हुकूमत भी जो है उसमें तमाम पॉलिटिशियंस शामिल थे, उसमें जो एक बात कही गई वो ये थी कि जनाब भारत से हमें बहुत ज्यादा खतरात हैं। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान जहां पर तालिबान आ चुके हैं, और आप ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान के अंदर के तालिबान यानी कि टीटीपी के तकरीबन 6-7 हजार जंगजू ऐसे हैं कि जो कि वहां पर उनके साथ मौजूद हैं, यानी ये कि वो उनसे किसी भी वक्त मिल सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हमेशा से तालिबान जो भी कहते रहे हैं वो कभी भी वो करके नहीं दिखाते, वो उससे उलट ही किया करते हैं। अभी भी जब वो ये कह रहे हैं कि हम बड़ी एक अच्छी हुकूमत लाएंगे, खवातीन को हुकूक देंगे, बच्चों के, माइनॉरिटीज के, तो मैं नहीं समझती कि ये सब कुछ पूरा होगा। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया ताहिर गोरा साहब, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। सर, पाकिस्तान की अगर सिचुएशन जो है मैं एक मिसरे में अगर बयान करूं तो वो है ना कि नोहे गम न सही, नगमाए शादी ही सही। यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन इस वक्त पाई जाती है। एक तरफ तो लगता है कि शादियाने बजाए जा रहे हैं खुशियों के और तराने गाए जा रहे हैं तालिबान के, और दूसरी तरफ एक बहुत ही छोटा सा तबका है जो इसके पर बड़ा सख्त नाराज है सिचुएशन पर, और इन्हीं दो तबकों के बीच इस वक्त जो है एक क्लैश चल रहा है। देखिए, ये जो आप जानते हैं कि इस वक्त अगर इस पूरी सिचुएशन को जब हम देखते हैं दुनिया की, तो जो सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क कहा जाता है अफगानिस्तान के बाद वो पाकिस्तान समझा जाता है। इसकी वजह यह है कि हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं। अब इसके जो नताइज होंगे उसके ऊपर तो कोई नहीं देख रहा। इस वक्त तो आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा माइंडसेट पाकिस्तान में ऐसा है जो कि एक इसी आइडियोलॉजी पर यकीन रखता है और इसी पर चलता है। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी फतह है। और इससे पहले आप अगर माजी में चले जाएं तो हमने दहशतगर्दी की जंग के लिए एक और लड़ चुके हैं हम जंग, अमेरिका के कहने पर, अमेरिका का साथ देकर, उसके अलाई बनकर हमने वो जंग लड़ी। उसके ऊपर भी इसी तरीके से शादियाने बजाए गए थे, उसके ऊपर भी इसी तरीके से तालिबान के जो है वो जो कुछ भी था वो हमने किया सब कुछ। और उसके बाद फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ कि इसके नताइज पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे निकल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो एक आम जो ज़दे जुबान जुमला बोला जाता है कि 70,000 हमने पाकिस्तानी इसमें खो दिए और 20-25 हजार जो है फौजी जवान इसमें चले गए, तो वो सब होने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत के खत्म होने, गिर जाने और तालिबान के कब्जा कर लेने पर बहुत खुश है। और वो ये समझती है कि ये जो पाकिस्तान की जो एक नजरियात हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान सोचता है वो उसके मुताबिक हुआ है। अब जाहिर है कि उनके साथ एक रियासत की सोच, हुकूमत की सोच, और जो हुकूमती तर्जुमान है आपने देख लिया, बल्कि आप तो जान ही गए होंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो बयान दिया कि जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने अपने आप को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कर लिया। तो आप देखिए कि गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने के बाद वो एयरपोर्ट पर हमें जहाज के पीछे भागते हुए नजर आए और वहां पर उनको तकरीबन 8 के करीब जो है वो गोली मार के उनको उनकी जान चली गई। तो ये है गुलामी से आजादी। तो वो जो आपने एक सवाल किया उसका अगर मैं एक शॉर्ट आंसर दूं तो वो यही है कि यहाँ पर ज्यादा बड़ी तादाद ऐसी है जो ये समझती है कि ये उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से, या ये कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इसमें फायदा है। अब अगर आप ये पूछेंगे कि पाकिस्तान को किस तरीके से फायदा या नुकसान है तो फिर वो भी मैं बयान कर दूंगी। आर्या, आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। आपने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि अफ़गानों ने अपने आप को ग़ुलामी के शिकंजे से या ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद करा लिया है। दूसरी बात आपने कही कि ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद कराने का जो मंज़र काबुल एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है वो बड़ा ही दिल लर्जा देने वाला है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो कैफियत है जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आपने बताया कि अगर वो शादी के शादियाने नहीं तो गम के नौहे ही हों, कोई भी सूरत हाल हो वो एक तरह से
सेलिब्रेट करने वाली सिचुएशन होती है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, हमने वही जो आपने भी कहा कि 70-80 हज़ार जानों के खोने की बात भी हम बार बार करते रहते हैं। अब वैसा ही निज़ाम दोबारा आया है जिसको इमरान खान इनडायरेक्टली प्रेज़ भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे उसकी बहुत प्रेज़ हो रहा है, शायद इसलिए कि वो दुश्मन हुकूमत थी अशरफ गनी की, वो चली गई। मगर इनफैक्ट पाकिस्तान इससे क्या हासिल कर पाएगा, आप क्या समझती हैं? जी सर, देखिए जैसे हम ये बात करें पाकिस्तान को इस वक्त, हम हमेशा ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजरा है, पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है। हमेशा हम सुनते आ रहे हैं जब बचपन से कि जो भी हुकूमत आती है, जो भी होती है, यही एक आवाज आती है कि बहुत नाजुक मोड़ से हम गुजर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सही मानों में अगर कोई नाजुक मोड़, पहले तो कुछ ऐसा नहीं होता रहा, सिर्फ कहा जाता रहा, लेकिन सही मानों में नाजुक मोड़ और नाजुक दौर जो है वो ये आया है। इसकी वजह ये है कि एक तरफ हम कहते हैं कि कुछ दिन पहले जो एक हाई लेवल ब्रीफिंग हुई थी, उसमें जो आर्मी चीफ के अलावा जो भी रियासती ओहदेदार हैं और इसके अलावा हुकूमत भी जो है उसमें तमाम पॉलिटिशियंस शामिल थे, उसमें जो एक बात कही गई वो ये थी कि जनाब भारत से हमें बहुत ज्यादा खतरात हैं। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान जहां पर तालिबान आ चुके हैं, और आप ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान के अंदर के तालिबान यानी कि टीटीपी के तकरीबन 6-7 हज़ार जंगजू ऐसे हैं कि जो कि वहां पर उनके साथ मौजूद हैं, यानी ये कि वो उनसे किसी भी वक्त मिल सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हमेशा से तालिबान जो भी कहते रहे हैं वो कभी भी वो करके नहीं दिखाते, वो उससे उलट ही किया करते हैं। अभी भी जब वो ये कह रहे हैं कि हम बड़ी एक अच्छी हुकूमत लाएंगे, खवातीन को हुकूक देंगे, बच्चों के, माइनॉरिटीज के, तो मैं नहीं समझती कि ये सब कुछ पूरा होगा। हाँ, अगर उन पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से दबाव डलता है और उनको जो है एक पैकेज भी चाहिए होगा, उनको पैसा भी चाहिए होगा, वो सब हासिल करने के लिए वो कुछ बेहतर हो तो हम देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा सच नजर नहीं आता। लोगों की बात कर रही हूँ, देखिए ये तो एक इंडिविजुअल होने के नाते अपने इजहार कर सकते हैं अपनी बात का, ठीक है, हम उनसे मुखालफत कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोई और है। लेकिन जो ओहदों पर फाइज हैं या जिनकी कुछ ड्यूटीज हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जब ये कहा जाए कि उन्होंने गुलामी की जंजीरों से वो आजाद हो गए हैं, बेशक आपने कोई अल्लामा इकबाल का जुमला जो है वही पढ़ के इसको बोल दिया हो, लेकिन इसके बावजूद तो फिर ये देखिए कि अगर ऊपर से लेके नीचे तक आपका इस तरीके से आप नैरेटिव आ रहा है, तो फिर ऐसे जिन लोगों की आप बात करें उनका तो अपना एक अलहदा वो है, वो कर सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस वक्त जो है वो ऐसी सोच का इजहार नहीं करना चाहिए। कम से कम अगर वो ऐसी सोच रखते भी हैं तो उसका इतने बरमला इजहार इसलिए नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान के लोग हैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं। आप सोचिए, सिर्फ एक सवाल बनता है इन तमाम लोगों से, सिर्फ अगर एक सवाल कर लिया जाए कि अगर आपके ऊपर ये सिचुएशन आए और आपको ये कहा जाए कि आप एक ऐसे रेजीम में रहेंगे जहां पर आपकी खवातीन को बाहर निकलने की आजादी नहीं होगी, जहां पर आप जो है दाढ़ी रखनी होगी, जहां पर ये करना होगा, जहां पर वो तमाम मामला जो वो करते हैं, जहां पर खुलेआम चौराहों पर सजाएं दी जाएंगी, आपके बच्चे भी देखेंगे सब कुछ, तो क्या आप ऐसी उसमें रहना पसंद करेंगे? तो इनमें से कोई भी ऐसे उसमें रहना पसंद नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो वो बयानिए की जंग जिसको हम कहते हैं, तो ये वो चल रहा है। देखिए, आपने कहा कि पाकिस्तान में कोई ज़ाहिरन कोई ऐसी खुशियाँ नहीं मनाई जा रही या ढोल ढमक्के नहीं बज रहे कि तालिबान आ गए हैं, लेकिन हमने देखा कि तालिबान का जो असल गिरोह है, कोयटा शूरा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बहरहाल मिठाइयाँ बांटी और बांट रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हम ये भी समझते हैं कि तालिबान का वाज़ेह तौर पर कहना है, वो इसमें कोई छुपा के बात नहीं करते, वो कहते हैं हम शरिया पे बिलीव करते हैं, शरिया निज़ाम नाफिज करेंगे। वो उन्होंने पहले भी अफ़गानिस्तान में काफ़ी मुकामात पर उस हुकूमत के दौरान भी नाफिज किया ही हुआ था। अब पूरा अफ़गानिस्तान उनके हाथ में है। शरिया से मोहब्बत करने वाले सिर्फ कोयटा शूरा ही नहीं है, या तालिबान के जो फाउंडर हैं वो कोयटा शूरा ही है। वो सिर्फ वही लोग नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारे गिरोह हैं जो शरिया का निज़ाम चाहते हैं। तो उनकी जो एफिलेशन है तालिबान के साथ, फ्यूचर में आपको कैसी नज़र आती है?
ان کی تو جی بہت ہی زبردست نظر آتی ہے مجھے. آپ دیکھیے, وہی تو میں نے آپ کو بات کی کہ آپ دن آگے بڑھنے دیں. آپ یہ جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں, جو آپ نے کہا مٹھائیاں کھائی جا رہی ہیں, ان علاقوں کا تو میں نے بھی کہا, میں نے جس طرح کہا بلوچستان, کوئٹہ, اس طرح کے PPK میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ریلیاں بھی نکلیں, جہاں پر ایسی چیزیں ہوئی ہیں, تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مٹھائیاں کھائی گئی ہوں گی. لیکن یہ جو آپ بات کریں, ان کی تو بڑی اچھی افیلیشن ہوگی ان کے ساتھ, بہت اچھا وہ ہوگا. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اتنے زیادہ گروپس, اتنے زیادہ جب آپ دہشت گردی کی تنظیم ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ FATF پہ جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے, اور جو وہاں پر جو ہے جو پوائنٹس پورے ہو رہے ہیں, گو کہ اب پاکستان نے ابھی جو پچھلی ایک رپورٹ آئی ہے اس کے اندر جو ہے اس نے رینکنگ میں کچھ بہتری ہوئی ہے, اس کی کچھ پوائنٹس کا عمل درآمد کیا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ پوائنٹس رہتے ہیں. تو یہ سب معاملہ اسی وجہ سے تو چل رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو تنظیمیں ہیں, ان کے اوپر جو ہے پابندی لگانے کے باوجود یہ کیوں کام کرتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ خبریں تو یہ بھی آئی ہیں بہت سے علاقوں سے کہ جو یہاں سے نکل کر جو ہے وہ افغانستان میں جو ایک جہاد ہوتا ہے وہ لڑنے کے لیے جانے کے لیے لوگوں نے کوشش کی, ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ نہیں رکے. ایسی بہت ساری چیزیں مختلف خبروں میں سامنے آتی رہتی ہیں. ظاہر ہے یہ رکتی تو نہیں ہے, کس حد تک درست ہے یہ ہم جو ہے ظاہر ہے کہ اتنے وہ, لیکن بہرحال کچھ ہوتا ہے تو تبھی تو ایسی خبریں آتی ہیں نا, اور ہم دیکھتے رہے. یہ تو کوئی ہمارے, آپ جس طرح میں نے پہلے بات کی, دیکھیے ماضی سے لے کر اب تک جو سوات میں جو کچھ ہوا, جو وہ دہشت گرد جو وہاں پہ تھے, ملا فضل اللہ سے لے کر مولوی صوفی تک, وہ افغانستان جاتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے, پھر وہ چلے جاتے تھے پھر آ جاتے تھے. یہ سب تو ہوتا رہتا تھا نا اس وقت, جس وقت آپ کو جو ہے آپ کے ہاتھ سے سواد نکل گیا تھا, اس کے بعد آپ نے ایک جنگ لڑی اور پھر اس کو جو ہے واپس لیا اور ان کو یہاں سے بھگایا. یہ سب کچھ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک وہ وقت بھی تھا جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو طالبان ہیں وہ تو تقریباً جو ہے وہ بس پہنچ چکے ہیں, اسلام آباد کے پیچھے تک پہنچ چکے ہیں. اس وقت سب کی جو ہے وہ حالتیں بری تھیں. اور کہ تو اب یہ جو بات کی جا رہی ہے, آپ سوچئے نا کہ ایسی صورتحال اگر دوبارہ پیدا ہوتی ہے تو کیا کریں گے آپ, یعنی کس طریقے سے اس سے نکلیں گے. جبکہ ایک جو آپ نے بات کی بہت اہم, کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے اتنی بہت ساری پابندیاں, بہت سی باتیں کی جاتی ہیں اور بہت کچھ کہا جاتا ہے, تو اس کو آپ پہلے ہی ڈیل کرتے ہیں. اور جب ہم ان سب کو ڈیل کریں تو اس کے بعد اب ایک یہ نیا جو ہے آپ کے ساتھ ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائے گا کہ جناب اب وہ بھی اس طرف سے ادھر آ رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تو دیکھیے وہی میں نے ایک بات کہا کہ یہ تو ہمیں آنے والے دن بتائیں گے, کچھ دن, کہ کیا ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں یا ٹھیک ہے, یا وہ لوگ جو شادیانے بجا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے, تو آنے والے دن ہمیں بتا دیں گے. ابھی تک ماضی سے لے کر ابھی تک جو بات ہوئی ہے تو وہی غلط ثابت ہوئے ہیں, جو اس چیز پر ہمیشہ سے تالیاں اور شادیانے بجاتے رہے. بہت شکریہ عالیہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور آنے والے دنوں میں. نمسکار دوستو, آج جو آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے اس میں ٹی وی اینکر بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان آزادی کے بعد 74 سال سے نازک دور میں ہے, اور وہ نازک دور آگے بھی رہے گا, کیونکہ پاکستان نے جو اسلام کے نام پہ جہاد کا نیٹ ورک تیار کرا تھا پورے وشو کے لیے, وہ پورے وشو کے لیے خطرہ ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ جہاد کی وجہ سے, جہادی مانسکتا کی وجہ سے کوئی بھی وشو کا دیش پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا. اور یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اسی چیز کے لیے لگے رہتے ہیں کہ جہاد کرنا ہے. اسلامک مائنڈ سیٹ جو ہے ان کا وہ بہت ہی خطرناک ہو چکا ہے. اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. دھنیہ واد.